एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरके ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हमने आपसे पहले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम बहुत जल्द ही आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का अगला पार्ट लेकर आएंगे। तो ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। और हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नस्ट इक्वेशन के बारे में। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है नस्ट इक्वेशन। तो व्हाट इज़ नस्ट इक्वेशन? हमने शायद आपको पिछले वीडियो में बताया था कि व्हाट इज़ नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन ये एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर उन्होंने ये फार्मूला डेवलप किया था। ये अब फार्मूला आपको दिख रहा होगा, ये पूरा फार्मूला ये उन्होंने ही डेवलप किया था, नस्ट। ठीक है। और नस्ट इक्वेशन क्या होता है? नस्ट इक्वेशन इज दैट इक्वेशन विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स आयन। ठीक है। तो आप देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये नीचे लिखा हुआ है, आर इज गैस कांस्टेंट। एफ इज फेराडे कांस्टेंट, ये पूरी वैल्यू ही कांस्टेंट है। ठीक है। हम लोग इस चैप्टर में पर्टिकुलर टेम्परेचर पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, वो है 298 केल्विन। उसके अदर हमारे सिलेबस में है नहीं। और ये है कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस। ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। We have assumed in the previous section that the concentration of all the species involved in the electrode reaction is unity. तो हम लोगों ने पहले या प्रीवियस सेक्शन में ये पढ़ा था कि जितने भी रिएक्शन के टाइम पे जितने भी सॉलिड मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी होती है, मतलब 1 होती है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये 1 इंक्लूड हो गया है। ओके। This need not always be true. Nus showed that the electrode reaction. तो नस ने इस बात को क्या बोला कि नस ने कहा ये बात कॉन्ट्रेडिक्शन थी। ये बात हमने सिर्फ अपनी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए यूज किया था। बाकी जब नस ने इस बात को फर्दर प्रूव किया तो उन्होंने क्या कहा कि हर सॉलिड या फिर हर रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी नहीं होती है। उन्होंने इस बात को प्रूफ भी किया। और उन्होंने किस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को यूनिटी लिया? तो आइए देखते हैं। नस शोड दैट फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये एक्वस फॉर्म में है हमारा मेटल, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए एंड देन टर्न इनटू सॉलिड फॉर्म इन द प्रोडक्ट। ठीक है। तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि नस्ट इक्वेशन क्या होता है। नस्ट इक्वेशन हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, ये जो n देख रहे हैं आप रिएक्शन में, ये यही वैल्यू होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। एंड f इज फेराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 96500। ये वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। यहाँ पर ये आप जो कंसंट्रेशन में m देख रहे हैं, सॉलिड m, ये वैल्यू है, इसकी कंसंट्रेशन यूनिटी होती है। जितनी भी हमारे सॉलिड प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्वस से सॉलिड में टर्न होते हैं उनकी कंसंट्रेशन हमेशा यूनिटी हम लोग कंसिडर करते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये 1 में टर्न हो गया है और ये हमारा एज इट इज रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा यही है, बट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड m इज टेकन इज यूनिटी। मैंने आपको पहले बता दिया क्यों ये यूनिटी है और बाकी इसमें अब कुछ ऐसा डिस्कस करने को नहीं है। तो आगे चलते हैं। हाँ, एक सेकेंड। आर कांस्टेंट की वैल्यू, ये वैल्यू के साथ साथ आप यूनिट का भी ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल्स में केल्विन इनवर्स मतलब टेम्परेचर की यूनिट, तो टेम्परेचर केल्विन में ना होकर डिग्री सेल्सियस में होता है, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, 25 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। आपको 25 डिग्री सेल्सियस के अलावा किसी भी टेम्परेचर पे क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। स्टिल अगर आपको मिलते हैं तो वो टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर लीजिएगा। केल्विन में कैसे चेंज करते हैं? जो भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है उसमें +298
एंड देन इट कन्वर्ट्स टू केल्विन. ओके, और ये मोल इनवर्स क्या है, ये कंसंट्रेशन की यूनिट है, मोल इनवर्स. ठीक है, और जूल एनर्जी की यूनिट है, वो तो गैस कांस्टेंट की होती है. तो आप ये बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर टेम्परेचर अगर सेल्सियस में है, कन्वर्ट इट इनटू केल्विन फर्स्ट, और हमारी जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो मोल्स में होनी चाहिए. ठीक है, तभी हम आर गैस कांस्टेंट की ये वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं. आगे F इज फेराडे कांस्टेंट. यहाँ पे वैल्यू आप देख रहे हैं 96487 कूलाम मोल इनवर्स. ठीक है, बट हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू यूज करते हैं 96500. वही वैल्यू हमारे न्यूमेरिकल्स को इजी भी बनाती है. ये वैल्यू बहुत कॉम्प्लिकेट कर देती है न्यूमेरिकल्स को, और वही वैल्यू सही भी मानी जाती है. इसकी अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग यूज करते हैं 96500 कूलाम मोल इनवर्स. कूलाम मोल इनवर्स इसकी यूनिट है, एंड T इज द टेम्परेचर इन केल्विन. ओके, T इज द टेम्परेचर इन केल्विन. ये सब हम लोग फर्दर डिस्कस कर चुके हैं कि मैंने अभी पहले बताया था कि टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, और हमारे आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो आयंस की कंसंट्रेशन मतलब हमारे जो कंसंट्रेशन है वो मोल में होनी चाहिए. ठीक है, ओके. इन डैनियल सेल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी गिवन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस एंड जिंक आयंस वी राइट. ठीक है, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करना सीखा था. वो आप कह रहे होंगे कि वो तो थोड़ा सा अलग था. तो हाँ, था वो अलग, बट वो रिएक्शन थी उसी की हेल्प से हम लोग इसको जो नर्स ने इक्वेशन बनाई थी उसमें रिप्रेजेंट करेंगे. कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे. ये कॉपर आयंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसलिए यहाँ पे कॉपर आयंस टू कॉपर लिखा हुआ है. ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट सम स्टैंडर्ड कंडीशंस. एंड व्हाट आर दीज स्टैंडर्ड कंडीशंस? टेम्परेचर मस्ट बी 25 डिग्री सेल्सियस एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयंस मस्ट बी यूनिटी. ओके, ठीक है. तो बाकी ये वैल्यू मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दी थी. ये सारी वैल्यूज मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ. व्हाट इज R, व्हाट इज T एंड व्हाट इज F. अब आती है बात 2 की. आपने पीछे देखा था यहाँ 2 की जगह पे NF था, और मैंने बताया था दिस N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. तो यहाँ आप देख रहे हैं कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का. मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, इसीलिए यहाँ N की जगह पे 2 हो गया. ठीक है, और यहाँ कॉपर की कंसंट्रेशन एक्वस. ठीक है, क्लियर हो गया. कुछ ज्यादा इसमें कठिन नहीं है. नर्स इक्वेशन में हमने जो हमारी कॉपर की रिएक्शन थी सीधे सीधे उसको उठा के पुट कर दिया. नेक्स्ट जो जिंक की हमारी एक हाफ सेल रिएक्शन थी उसके हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी. यहाँ N में 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी 2 का चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिए, और जिंक का एक्वस फॉर्म यहाँ पर सीधे सीधे पुट कर दिया. ओके. तो अभी आप देखिए सेल पोटेंशियल. मैंने पीछे सेल पोटेंशियल आपको निकालना भी सिखाया था. सेल पोटेंशियल क्या होता है? पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का जब हम डिफरेंस निकालते हैं वो होता है हमारा सेल पोटेंशियल. और वो कैसे निकालते हैं? E कैथोड माइनस E एनोड. ये कैथोड पे रिएक्शन होती है ना, कॉपर पॉजिटिव एंड जिंक नेगेटिव. ये एनोड पे होती है, तो E कैथोड माइनस E एनोड. ये वैल्यूज हमें गिवन होती हैं. अब हमारे क्वेश्चन में पर्टिकुलर चीजें ही पूछी जाती हैं. वो क्या होती हैं? या तो हमें ये निकालनी होती है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, अदरवाइज हमें या तो ये वाला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है, नहीं तो फिर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है. सिर्फ एक ही चीज निकालनी होती है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन होती हैं. ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ln क्या है, इसके बारे में तो हमने डिस्कस ही नहीं किया. तो ln ये लॉग से पहले, लॉग की जगह पे जो यूज होता है. तो लॉग यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है? लॉग इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जब हम इस ln को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी 2.303 की. तो उसको हम वहीं पे डिस्कस कर लेंगे जब वो वैल्यू आएगी. इसको आगे देखते हैं. ये क्या है?
अब इन्होंने इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन किया है, ई कैथोड और ई एनोड को। ये कैथोड की रिएक्शन थी हमारी फॉर कैथोड एंड ये फॉर एनोड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, सेल पोटेंशियल निकाला है। कैसे निकाला इन्होंने, ई कैथोड माइनस ई एनोड किया है इन्होंने। तो देखिए यहाँ पे माइनस पूरी रिएक्शन लिख के इन्होंने माइनस किया है। हाँ, तो अब ये देखिए कि इन्होंने ये दोनों चीजें कॉमन निकाल ली, जितनी चीज कॉमन मिल रही थी वो कॉमन कर ली। ये वैल्यू माइनस जिंक वैल्यू, उसके बाद ये हमें कॉमन मिल रहा है दोनों रिएक्शन से। आप देख सकते हैं दोनों रिएक्शन में ये चीज है तो कॉमन मिल रही है, तो हमने पहले ही इसको बाहर निकाल लिया। ऐसा मैथ सेक्शन में पढ़ा होगा कि जब हमें कोई चीज कॉमन मिलती है तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या रह गया हमारा, Ln 1 अपॉन कॉपर आयंस माइनस Ln 1 अपॉन जिंक आयंस, ठीक है। ओके, अब हमारी फाइनल लास्ट इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई, वो है ये कैसे फॉर्म हुई, ई सेल मतलब इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल RT अपॉन 2F, 2 is the number of electrons involved in the both reactions। रिएक्शंस में जितने भी दोनों रिएक्शन में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए। आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया दोनों रिएक्शंस में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए, ऐसा हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन होते हैं। हमने सिर्फ इतना पहचानना होता है कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही होती है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही होती है। ये पहचानना भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। RRCP ट्रिक होती है, मतलब राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। बहुत इजी होता है पहचानना। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारी अब आप सोच रहे होंगे कि सडनली ये वाली स्टेप से हम यहाँ पर कैसे आ गए। तो लॉग में जब कोई दो वैल्यू माइनस हो रही होती हैं तो वो अपॉन में लिख ली जाती हैं। ये देख रहे हैं आप इस तरह से। अब अगर हमें इसको एक्सपेंड करके लिखना है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे इट कैन बी सीन दैट ई cell depends on the concentration of both copper and zinc ions. It increases with increase in the concentration of copper ions and decrease in the concentration of zinc ions. तो वो तो आपको पहले ही क्लियर हो गया होगा, मतलब क्वेश्चन देखने से ही ये चीज़ क्लियर, इक्वेशन देखने से ही ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो हमारी इक्वेशन है वो आयंस की कंसंट्रेशन पे एक्सट्रीमली डिपेंड कर रही है। भाई वही तो चीज़ है जो हमने क्वेश्चन में फाइंड करनी है। और ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोड सेल की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कॉपर आयंस पे। कॉपर आयंस पे क्यों डायरेक्टली डिपेंड करती है, क्योंकि ये रिएक्शन कैथोड पे हो रही होती है। मतलब ई सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड। तो इसको मतलब ये हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सेल के, एंड जिंक आयंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सेल के। ओके, तो अब देखिए अब ये क्या कह रहे हैं कि ये चीज़ मैंने आपको बता दी जो इन्होंने कहा कि इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस। मतलब अब क्योंकि ई सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉपर आयंस के, तो कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ई सेल इंक्रीज होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जिंक आयंस के, तो जिंक आयंस की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो कॉपर आयन ई सेल हमारा डिक्रीज होगा। ओके, by converting the natural logarithm in equation 3.11 to the base 10, substituting the values of R, F and T is equal to 298 Kelvin, it reduces to। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारी जितनी भी वैल्यू इन्वॉल्व है, मतलब RT अपॉन NF, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब इन्होंने यहाँ और पीछे मैंने Ln की जगह पे हमने उसको रिड्यूस करने की बात भी की थी। ओके, तो उसको हम लोगों ने log बेस टू द पावर 10 से रिड्यूस करने की बात की थी, और मैंने आपको पहले बताया था कि उसको किससे रिड्यूस करते हैं, 2.303 की वैल्यू से रिड्यूस करते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, या इस इक्वेशन में हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी सेम है। इन्होंने R की वैल्यू रख दी 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन रख दिया। यहाँ पर एक वैल्यू और पुट हुई है, वो है 2.303 लॉग। तब ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग।
ठीक है, ये वैल्यू कन्वर्ट हुई है, वो वैल्यू भी यहाँ पर है अपॉन NF, F की वैल्यू 96500 एंड ये 2, वो सारा सॉल्व होके तब हमें ये वैल्यू मिली है 0.059। ये वैल्यू आप लर्न कर लीजिए, बहुत काम आएगी। जब आपको अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे सारी वैल्यूज मिलेंगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। कहीं कहीं पे वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, जैसे कि वैल्यूज किसकी चेंज हो जाती हैं, वैल्यू या तो टेम्परेचर की चेंज हो सकती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया ऐसा नहीं होगा, ऐसा रेयर केस नहीं हो सकता है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आगे ये जिंक आयंस, ये मैंने आपको कंसंट्रेशंस के बारे में पहले ही क्लियर कर दिया। वी शुड यूज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n फॉर बोथ इलेक्ट्रोड्स एंड thus फॉर द फॉलोइंग सेल। ये बात भी मैंने आपको बताई कि रिएक्शन दोनों ही एट कैथोड हाफ एंड एट एनोड हाफ, दोनों ही हाफ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे होंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिंगल यूनिट ऑफ चार्ज है और इसमें 2 है, तो Ag कभी भी सिंगली पार्ट नहीं करता है। Ag पे अगर चार्ज शो है तो भी कोई बात नहीं, नहीं शो है तो भी कोई बात नहीं, वहां पर नेचुरली 2 चार्ज कैरी करता है ये। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन हमें गिवन है निकेल टू निकेल आयंस एंड सिल्वर आयंस टू सिल्वर। अब आप ये पहचानिए कि इस रिएक्शन से ये पहचानिए कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और एक और चीज, सॉरी मैं पीछे बताना भूल गई थी, एक और चीज, ऊपर जो वैल्यू लिखते हैं वो एनोड वैल्यू होती है। ये पहले ही आपने देख लिया होगा क्योंकि जब हम लोग माइनस कर रहे थे, जब हम लोग नस्ट इक्वेशन बनाना सीख रहे थे, तब सेल पोटेंशियल जब हमने निकाला था तो E कैथोड माइनस E एनोड हो रहा था। फिर लॉग में हम ln को हमने उसमें शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो जो हमारी एनोड की वैल्यूज थी वो ऊपर चली गई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, ओके, तो ये अब इसमें देखिए निकिल कन्वर्ट हो रहा है निकिल एक्वस निकिल सॉल्यूशन में, जिसमें 2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, मतलब निकिल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन एनोड की है। ऑक्सीडेशन अकर्स एट कैथोड, सॉरी ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड एंड रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। RRCP के अकॉर्डिंग राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, यहाँ राइट आप भूल जाइए क्योंकि यहाँ आपको सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी है, यहाँ आपको रिएक्शन को नस्ट इक्वेशन में फिट करवाना है। तो रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है। अब ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिल्वर हमेशा 2 आयंस के साथ ही बैलेंस करता है, ये देखिए 2 आयंस के साथ ही बैलेंस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये सिल्वर की रिडक्शन हो रहा है, ये A ऑक्सीडेशन स्टेट से नो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब इसका आप हाफ सेल्स बना लीजिए काफ़ी इजीली, बहुत इजीली, मैंने पीछे सिखाया है हाफ सेल्स बनाना। तो इसका हाफ सेल, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, ये रिडक्शन हाफ सेल हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं। हमारी डायरेक्ट हमने इक्वेशन लिखी, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन N की जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपको क्लियर दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो NF की जगह पे 2F और Ln निकिल क्यों आया है ऊपर, क्योंकि निकिल कैथोड, निकिल की जो रिएक्शन है वो एनोड पे हो रही है और सिल्वर की जो रिएक्शन है वो कैथोड पे हो रही है। ओके, यहाँ पे Ln ही यूज किया है इन्होंने, नेक्स्ट स्लाइड में शायद ये लॉग में चेंज कर दें। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द, ओके, यहाँ पे तो न्यूमेरिकल आ गया डायरेक्ट, उन्होंने वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं किया। ओके, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब हमें सेल रिप्रेजेंट करना है। आप एक सेकेंड के लिए प्लीज सॉल्यूशन मत देखिएगा, तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको समझने में काफी आसानी रहेगी। ठीक है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप प्लीज सॉल्यूशन मत देखिएगा, किसी भी तरह से आप सॉल्यूशन को छुपा लीजिएगा एक सेकेंड के लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या गिवन है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, गिवन वैल्यूज। यहाँ पर हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले सबसे इजी वैल्यूज पे ध्यान दीजिए, कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है।
ये देखिए, सबसे पहले तो ये है हमारी सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन, आगे ये है हमारे मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हमें दोनों कंसंट्रेशन मिल गई दोनों आयंस की, हमारा एक जो वैल्यू है वो हमें गिवन मिल गई। उसके बाद हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्लियर दिख रहे हैं। तो हमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें कंसंट्रेशन, आयंस की कंसंट्रेशन गिवन है, और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन गिवन है। देखिए, ऑक्सीडेशन में कितने इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन हाफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और रिडक्शन हाफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए ये आगे 2 लिखा गया है, ओके। अब यहाँ पर एक और चीज समझ लीजिए, एक सिल्वर आयन के लिए इतनी कंसंट्रेशन यूज हुई है, 2 सिल्वर आयंस के लिए कितनी कंसंट्रेशन यूज होगी? तो इसकी जस्ट डबल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन में इन्होंने क्या किया है, ये है हमारी नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग मैग्नीशियम आयंस अपॉन सिल्वर आयंस, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू हमें गिवन है, ई नॉट सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, ये है हमारा 3.17 वोल्ट, ओके। आगे ये सारी वैल्यूज स्टैंडर्ड कंडीशंस में, मैंने अभी आपको पहले बोला था कि याद कर लीजिए, आपको इसकी ज़रूरत कहीं पे डायरेक्ट पड़ सकती है, तो ये आप लर्न कर लीजिए। ये है हमारा, इसमें कौन कौन सी वैल्यू इन्वॉल्व हुई है? गैस कांस्टेंट की, टेम्परेचर पूरे क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, तो आपको कितना टेम्परेचर लेना है? 298 केल्विन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व आपको ऊपर दिख गए होंगे। फैराडे कांस्टेंट 96500, एलएन को लॉग में कन्वर्ट किया है तो 2.303 एंड देन इट कन्वर्टेड टू लॉग। उसके बाद ये वाली वैल्यूज, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन उसे यहाँ पुट किया, और उसके बाद सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन उसको यहाँ पुट किया। अब यह स्क्वायर क्यों है? यहाँ स्क्वायर इसलिए है क्योंकि यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस किया था, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कंसंट्रेशन इतनी थी, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कंसंट्रेशन इतनी हो गई। इसको सॉल्व करके हमें हमारा आंसर मिल गया, ओके। आगे देखते हैं, हमारा आंसर मिल गया। और अगर आपको कोई भी डाउट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी पेपर में उतनी ही जल्दी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकेंगे। और ये न्यूमेरिकल कम से कम 3 नंबर का आता है। और अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे ज़रूर पूछें। आगे अगला टॉपिक हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, इसमें पूरी नस्ट इक्वेशन है, बस कंसंट्रेशंस की जगह पे यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया है। आप जानते होंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, 11th में आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा। इसको समझने के लिए हमने डेनियल सेल में होने वाली इक्वेशन को ही यूज किया है, क्योंकि ये बहुत इजी इक्वेशन है, ठीक है। आगे देखते हैं, ओके। एट द सेम टाइम वोल्टेज ऑफ सेल, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इसलिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। At the same time, voltage of the cell as read on the voltmeter keeps on decreasing. Okay. After some time, we shall note that there is no change in the concentration of copper ion and zinc ion. Gives 0 reading. This indicates that equilibrium has been attained. Okay. तो ये हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कब पढ़ने वाले हैं? हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तब पढ़ते हैं जब ये कंडीशन हमें मिल जाती है, जब हमारा जो सेल है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका होता है। जो हमारा डेनियल सेल है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका होता है। मतलब कब? जब हमारा सेल में रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही होती है तो कॉपर आयंस डिक्रीज हो रहे होते हैं कंटिन्यूसली। क्यों? क्योंकि जिंक जो हमारी इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड कंटिन्यूसली डिसॉल्व हो रहा होता है और इलेक्ट्रॉन्स सॉल्ट ब्रिज के होते हुए कॉपर इलेक्ट्रोलाइट में जाकर मिल जाते हैं, और वहाँ से कॉपर जो एक्वस फॉर्म में होता है वो इलेक्ट्रॉन्स लेके
सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है और नीचे कलेक्ट होने लगता है, ठीक है। तो कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही होती है और जिंक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होती है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसी टाइम पे क्या होता है, जब ऐसा ही चल रहा होता है तब हमारे वोल्ट मीटर में जैसे जैसे कंसंट्रेशन कॉपर की डिक्रीज होती जाती है, वोल्ट मीटर की रीडिंग भी डिक्रीज हो रही होती है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वोल्ट मीटर की रीडिंग भी डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। आगे क्या होता है, एक सिचुएशन ऐसी आती है जब वोल्ट मीटर हमें 0 रीडिंग दिखाने लगता है। ये सिचुएशन कौन सी होती है, जब ना ही सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रहा होता है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होता है। तब इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, सेल जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। यहाँ पर जो हमारा क्योंकि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा होता है और वोल्ट मीटर हमें 0 रीडिंग दिखा रहा होता है, तो यहाँ हमारा जो सेल पोटेंशियल होता है वो 0 हो जाता है, उसको हम लोग 0 लेते हैं। और जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसकी कंप्लीट वैल्यू वही रहती है। आप यहाँ पे जिंक की वैल्यू सॉरी एनोड पे जिंक हो गया और कैथोड पे कॉपर हो गया, कोई खास चेंज नहीं है। इस इक्वेशन के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे जो हमारा सेल पोटेंशियल है वो 0 हो गया, तो उसे इन्वॉल्व नहीं करते हैं। अब हमारे जो ये नेगेटिव वैल्यू है इसको कंप्लीट उठा के दूसरी साइड में भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। बट एट इक्विलिब्रियम जिंक आयंस अपॉन कॉपर आयंस इज इक्वल टू Kc फॉर द रिएक्शन 3.1। तो अब जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जिंक आयंस अपॉन कॉपर आयंस ये इक्वल हो जाते हैं Kc के, ठीक है। ये रिएक्शन 3.1 से दिखा गया है। ये इसमें कुछ ज्यादा खास पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में पहले ही ये क्लियर कर चुके होंगे कि इनको Kc हम लोग क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे Kc के इक्वल एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन क्या बनती है, हमारी इक्वेशन बन गई E सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc। log Kc ये क्या है, ये जिंक आयंस की कंसंट्रेशन और कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन है, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या, आगे इसमें कोई भी ज़्यादा हम लोगों को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी बातें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। बाकी ये इक्वेशन आप थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये इक्वेशन आपको पीछे काम आने वाली आगे हम लोग जो गिब्स एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं उसमें ये इक्वेशन बहुत काम आने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उससे रिलीज होने वाली एनर्जी, उसके बारे में। एनर्जी किस फॉर्म में होती है, गिब्स एनर्जी को जो रिलीज होती है उसको हमने गिब्स नाम दे दिया, गिब्स एनर्जी। अभी हमें गिब्स एनर्जी कैसे मिलेगी, ये देखिए हम लोग, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज पास्ट। मतलब गिब्स एनर्जी क्या है, गिब्स एनर्जी 1 सेकेंड में जितना काम करता है हमारा चार्ज, सॉरी 1 सेकेंड में जितना काम होता है उससे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर दें, वही हमारी गिब्स एनर्जी होती है। ओके, if we want to obtain maximum work from a galvanic cell then charge has to be passed reversely। मतलब अगर हमें मैक्सिमम वर्क चाहिए किसी गैल्वेनिक सेल से तो हम गिब्स एनर्जी कब कैलकुलेट करेंगे, जब हमारा सेल रिवर्सली वर्क कर रहा होगा, जब वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह वर्क कर रहा होगा। द रिवर्सिबल वर्क डन बाय अ गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी एंड देयरफॉर इफ द EMF ऑफ द सेल इज E and NF is the amount of charge passed and delta RG is the Gibbs energy of the reaction, then अब इन जो हमारे जो गिब्स साइंटिस्ट थे इन्होंने एक फॉर्मूला इन्वेंट किया गैल्वेनिक सेल से गिब्स एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। वो से फॉर्मूला क्या था और उस फॉर्मूले ने किस किस के बीच में रिलेशनशिप दी, गिब्स एनर्जी के बीच में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, फैराडे कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में। उस फॉर्मूले ने हम लोगों को रिलेशनशिप के बारे में बताया।
ओके, इट मे बी रिमेंबर्ड दैट ई सेल इज एन इंटेंसिव पैरामीटर। ये याद रखिएगा, ये भी आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े होंगे, इंटेंसिव पैरामीटर एंड एक्सटेंसिव पैरामीटर। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हमारा जो सेल पोटेंशियल है वो इंटेंसिव पैरामीटर होता है। ये क्वेश्चन हमारे मल्टीपल चॉइस में बन सकता है। हमारा जो सेल पोटेंशियल होता है वो इंटेंसिव पैरामीटर होता है, जबकि जो हमारी गिब्स एनर्जी होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है? वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, और फर्दर एक दो वैल्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, बाकी फैराडे कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। इन सारे जो हमारे इन्वॉल्व फॉर्मूले में इन्वॉल्व ये सारी जो सिचुएशंस हैं, इस पे गिब्स एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती है। ओके, अब हम लोग अगर इस रिएक्शन के हिसाब से देख लें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 2 लेके गिब्स एनर्जी को निकाल लिया। ठीक है, और अगर हमने पूरी रिएक्शन से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए? तो ये देखिए 2 2 जा 4, तो हम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। ठीक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेट करने जैसा नहीं है, सब कुछ बहुत इजी है, तो आप आराम से पढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमारे साथ जरूर डिस्कस कीजिए। ओके, आगे ये क्या कह रहा है? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी देन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल एंड वी हैव ओके। अब अगर हम लोग जितने भी हमारे जो आयंस इन्वॉल्व होते हैं नस्ट इक्वेशन में, उन आयंस की कंसंट्रेशन अगर यूनिटी हो जाए तो हमारा जो इलेक्ट्रोड सेल है, इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल है, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। तो जो हमारी गिब्स एनर्जी हमें मिलेगी वो भी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी हो जाएगी, मतलब वो हमें 298 केल्विन टेम्परेचर पे और मोलर कंसंट्रेशन आयंस की 1 मोलर होगी, उस कंडीशन पे हमें गिब्स एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशंस में चेंज हो जाएगी, बाकी इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं है। आगे अब यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे फॉर्मूले में ये सडन चेंज कहाँ से आ गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ई नॉट सेल की एक पीछे जो मैंने फॉर्मूला बोला था कि आप इसको याद कर लीजिए, आगे गिब्स एनर्जी में ये काम आएगा। ठीक है, तो वहां पे ई नॉट सेल की एक वैल्यू थी, वो वैल्यू क्या थी? 2.303 RT अपॉन NF log Kc। आप चाहें तो स्लाइड में देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में वो वैल्यू क्या थी? 2.303 RT अपॉन NF log Kc। इसमें NF से NF कैंसिल हो गया और हमें क्या मिला? माइनस RT ln K। ln K कहाँ से आया? 2.303 log ln में चेंज हो गया। ओके, तो हमें क्या वैल्यू मिल गई? RT ln K। ln K और ln Kc एक ही बात है, यही हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ओके, आगे अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग गिब्स एनर्जी निकालने की हेल्प करेंगे। हाँ ओके, गिब्स एनर्जी निकालने के बारे में जानेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं? 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, फैराडे कांस्टेंट 96487 उन्होंने यहाँ पे रखी है, लेकिन आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए 96487 वैल्यू रख सकते हैं, बट मेरा सजेशन यही है कि आप 96500 कूलम मोल इनवर्स वैल्यू ही न्यूमेरिकल निकालते टाइम यूज करें, उससे आपके न्यूमेरिकल इजी हो जाएंगे और नंबर्स कट नहीं होते हैं। बाकी आप जो वैल्यू यूज करना चाहें। ई नॉट सेल यहाँ पे हमें 1.1 गिवन है, ये देखिए द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1। ठीक है, तो अब इन सारी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया हमारे फॉर्मूले में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500 और ई नॉट सेल हमारा 1.1 वोल्ट। इसको सॉल्व करके हमें हमारी गिब्स एनर्जी मिल गई, और गिब्स एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो किलो जूल मोल इनवर्स ही होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, ये बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक आ गया। यहाँ पे हमारे नस्ट इक्वेशन और नस्ट इक्वेशन में जो फर्दर पॉइंट्स थे वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब हमारा न्यू टॉपिक शुरू होता है। उस टॉपिक का नाम क्या है? न्यू टॉपिक कह लें, या इस चैप्टर को अगर आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं तो ये दूसरा पार्ट है हमारा। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो सेल में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, उसके थ्रू कंडक्टेंस किस किस फॉर्म में होती है। ठीक है,
आगे देखते हैं, इट इज नेसेसरी टू डिफाइन a few terms before we consider the subject of conductance of electricity through electrolyte solution. अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से कंडक्टेंस के बारे में पढ़ने से पहले कुछ फ्यू पॉइंट्स है, पहले उनको क्लियर कर लेते हैं. कौन कौन से हैं वो पॉइंट्स? द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल R and it is measured in ohm, which is in terms of SI base units is equal to kilogram meter square per Siemens cube ampere square. ओके, इतना आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज है. ये रेसिस्टेंस के बारे में बात हुई है. रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है जो ऑब्जेक्शंस क्रिएट करता है करंट के फ्लो के दौरान. रेसिस्टेंस वायर की वो प्रॉपर्टी होती है जो जब करंट फ्लो हो रहा होता है, मीन्स जब इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू फ्लो हो रहे होते हैं, तब जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं रास्ते में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस. ठीक है, रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम. बाकी रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट भी ओम ही होती है. ठीक है. इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ व्हीट स्टोन ब्रिज विद विच यू कैन फैमिलियर फ्रॉम योर स्टडी ऑफ फिजिक्स. अब यहाँ पे बात आती है व्हीट स्टोन ब्रिज. व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में आपने फिजिक्स में बहुत ही क्लियरली पढ़ा होगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में आपके बोर्ड पेपर्स में आ सकता है. ठीक है, तो ये इस टॉपिक से आप बहुत ही फैमिलियर होंगे. अभी नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लेंगे. व्हीट स्टोन ब्रिज के थ्रू हम लोग अपना अननोन रेसिस्टेंस है उसको मेजर कर लेते हैं. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं रेसिस्टिविटी के बारे में. रेसिस्टिविटी क्या होता है? रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस से ही रिलेटेड है. रेसिस्टिविटी क्या होता है? जब हमारे वायर की लेंथ 1 मीटर होती है और वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो 1 मीटर स्क्वायर होता है, तब जो हमें रेसिस्टेंस मिलता है वायर से वो रेसिस्टिविटी होता है. रेसिस्टिविटी की यही डेफिनेशन अभी तक सब मैंने हर बुक में पढ़ी है. इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है और आप इस पे ज़्यादा फोकस भी ना करें अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाने वाला टॉपिक नहीं है. इसे हम लोग सिर्फ इसलिए क्लियर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो कंडक्टेंस में ये टर्म्स यूज होने वाले हैं. ठीक है, ओके. यहाँ पे ये फॉर्मूला देख लीजिए. रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? अगर हम वायर की लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा. भाई जनरल सी बात है, जब वायर की लेंथ को बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, और जितने लंबा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उन्हें रास्ते में उतने ऑब्स्ट्रक्शंस मिलेंगे, तो रेसिस्टेंस भी बढ़ गया. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल करते हैं तो रेसिस्टेंस हमारा हाफ हो जाता है. ठीक है, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया कम होगा. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटके यहाँ जो ये सिंबल आप देख रहे हैं इसको रो बोलते हैं. ये कांस्टेंट वैल्यू होती है रो या फिर रेसिस्टिविटी, यही रेसिस्टिविटी होती है. ठीक है, अब आप यहाँ देख लीजिए, अगर हम लोग वायर की लेंथ को 1 मीटर कर दें, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दें, तो हमारा जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, रो को ही हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं. रेसिस्टिविटी हमारा जनरल वर्ड बहुत ही रिसेंट में यूज होने लगा है. इससे पहले हम लोग इसकी जगह पे सिर्फ जो वर्ड पढ़ते थे वो था स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर. आप इसको जनरली निकाल सकते हैं. ओम मीटर, ओम रेसिस्टेंस की यूनिट हो गई, मीटर जो वायर यूज हो रहा है उसके लेंथ की यूनिट हो गई. ओके, आगे IUPAC रिकमेंड्स द यूज ऑफ द टर्म रेसिस्टिविटी ओवर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड हैंस इन द रेस्ट ऑफ द बुक वी शैल यूज द टर्म रेसिस्टिविटी. देखिए, मैंने जस्ट बताया था आपको कि हम लोग रेसिस्टिविटी वर्ड से पहले कौन सा वर्ड पढ़ते थे? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. IUPAC ने हमें ये रिकमेंड किया है कि हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को ही रेसिस्टिविटी भी कह सकते हैं. तभी से हमने कुछ बुक्स में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की जगह पे रेसिस्टिविटी वर्ड लिखा हुआ पाया है. ठीक है, उसके बाद ये कुछ हमारी वैल्यूज हैं, इनको आप चाहें तो याद कर लें, वरना ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है. ये क्या है? 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर. ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया. तो ये हमारी वैल्यूज थी. आगे, द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस R is called conductance G and we have the relation. अब देखिए, अगर हम रेसिस्टेंस का इन्वर्स कर दें, इन्वर्स मतलब रेसिस्टेंस
आर जो वैल्यू है उसको 1/r कर दे तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, जी से। मतलब व्हाट इज कंडक्टेंस, द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। क्लियर हो गया। एंड व्हाट इज रेसिस्टिविटी, द इनवर्स ऑफ, सॉरी, व्हाट इज कंडक्टिविटी, द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ओके, तो देखिए अब हमारी एसआई यूनिट की बात आती है। कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, कंडक्टेंस की एसआई यूनिट होती है सीमेंस, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एस। रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आर, एंड इज इक्वल टू ओम इनवर्स। जनरल सी बात है, 1/r। रेसिस्टेंस की यूनिट है ओम, इसका इनवर्स ओम इनवर्स, ऑल्सो नोन एज मो। मो मतलब काफी सिंपल है, आपको समझने में भी आसानी रहेगी। रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। अब क्योंकि रेसिस्टेंस का हमने इन्वर्स किया है तो आप ओम का इन्वर्स कर लीजिए, हमें मो मिलेगा। काफी सिली टाइप का टॉपिक है, बट या अब इस हमारी एसआई यूनिट मो भी होती है, तो आपको याद करना चाहे तो कर सकते हैं, बट इसकी एसआई यूनिट सीमेंस भी होती है, ओम इन्वर्स भी होती है, मो भी होती है। ठीक है, ये 3 एसआई यूनिट होती है, लेकिन जो एसआई यूनिट पूछी जाती है वो होती है सीमेंस। द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी, ये मैंने आपको बता दिया। रेसिस्टेंस का इनवर्स होता है कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी का इनवर्स होता है कंडक्टिविटी। IUPAC हैज recommended the use of term conductivity over specific conductance and we shall use the term conductivity in the rest of the book। ये बात भी हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी कि रेसिस्टिविटी से पहले हम लोग कौन सा वर्ड पढ़ते थे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी से पहले हम लोग कौन सा वर्ड पढ़ते थे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जब से IUPAC ने हमें ये वर्ड्स रिकमेंड कर दिए तब से हम हमारी बुक्स में रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी वर्ड्स को पढ़ने लग गए। ठीक है, the SI unit of conductivity are Siemens meter inverse। तो कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, सीमेंस, और कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या हो गई, सीमेंस मीटर इनवर्स। आपको इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप रेसिस्टेंस की यूनिट देखिए ओम, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो गई, मो या फिर सीमेंस। ठीक है, रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर थी। अब इसी का जस्ट अपोजिट या फिर जस्ट इनवर्स कर दीजिए, कंडक्टिविटी की यूनिट सीमेंस मीटर इनवर्स। ओके, और रेसिस्टिविटी को किससे एक्सप्रेस करते हैं, के से, और कंडक्टेंस को किससे एक्सप्रेस करते हैं, जी से। ओके, सो गाइस ये था हमारा सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। हम बहुत ही जल्द आपके लिए लाने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का अब थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में एक्सपेंडिली। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हमें अपने व्यूज के बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।